इस पाठ में पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह खेल के माध्यम से बच्चे जो हैं वह अपने जीवन के उपयोगी बातें और संस्कृति से बचपन में ही जुड़ जाया करते थे, खेल और शरारतों के माध्यम से। तो एक बार एक बूढ़े बड़ को इन्होंने चिढ़ाया, श्री पूजन सहाय और उनके साथियों ने। बस उस बूढ़े बड़ ने इन लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर भगा दिया। उस खसूट खब्बीस की सूरत उन्हें बड़े होने तक याद थी। न जाने किस ससुर ने वैसा वह ढूंढ निकाला था अपनी कन्या के लिए। वैसा कुरूप लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब फसल याद करते हैं, अब लेखक याद करते हैं आम की उस फसल को, जब कभी कभी खूब आंधी आती है और आंधी के दूर निकल जाने पर बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम खाते थे, चूस चूस कर खाते थे, चावते थे। उसी समय को लेखक जो है याद करते हैं। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई मतलब आम से धरती पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। बच्चे चिल्ला उठे। जब ऐसा खुशगवार मौसम हो गया कि धरती पट गई थी आमों से आंधी आने पे और आकाश काले बादलों से ढक गया था, मेघ की गर्जन, बिजली की कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी थी, पेड़ झूमने लगे थे, तो बच्चे निश्चित ही उल्लासित हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। तब सब लोग चिल्ला उठे कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। उस समय ये मान्यता था कि 1 पैसा की लाई को बाजार में छितरा देने से बरखा रुक जाती है। जिस तरह बहुत सी बातें तुमने भी बचपन में सुनी होगी, जैसे आंखों के पल को उड़ा देने से पानी में बरखा रुक जाया करती है। इस तरह की किंवदंती जो है सो पंक्तियां बनकर उनके बीच में आ जाती थी, उनके मुंह पे आ जाती थी। वो चिल्लाते रहे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। तब ये लोग क्या करते, पेड़ों के पास ये लोग आम चुनने गए थे, तो ये पेड़ों के जड़ से धड़ से सट गए, मतलब अपने शरीर से पेड़ों से सट गए। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई एक ऐसा कीड़ा होता है जो कुत्ते के कान में जब चिपक जाता है तो वह स्किन को लेकर ही, मांस को लेकर ही निकलता है। ये चिपके रहे, मगर बरखा बहुत ज़्यादा देर नहीं बरस पाई और थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आ गए, क्योंकि उनके बिल में पानी भर आया था। तब सब बच्चे डरकर भाग चले। इन लोगों में एक बच्चा जो इनका दोस्त था, उसका नाम बैजू था। वह बड़ा ही ढीठ था और उस समय संजोग भी कुछ ऐसा बन पड़ा कि पीछे में मूसन तिवारी जो कि उनके अध्यापक थे, वो रास्ते में मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब दिखाई कम देता था। मैंने शुरू में कहा था कि इसमें देहाती शब्दों का प्रयोग अच्छी खासी तरह से किया गया है। बैजू उनकर चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सभी बच्चे बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिए। मूसन तिवारी ने बेतहाशा बच्चों को खदेड़ा, भगाया। सब लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। सब बच्चे चले गए और जब ये लोग मिल नहीं सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला गए। वहाँ से लेखक को और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। गिरफ्तारी वारंट मतलब आदेश पाकर गुरुजी का 4 बच्चे उन्हें लाने के लिए छूट गए वहाँ से। इधर बच्चे घर तो पहुँच ही चुके थे। जो ही गुरुजी के सिपाही इन लोगों पर टूटे, बैजू तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने उनकी खूब खबर ली। सारा पनिशमेंट उन्हीं को मिला। अब बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला में गए। गोद में उठाकर
उन्हें पुचकारने और फुसलाने लगे। लेकिन इतना दंड पाने के बाद कहाँ लेखक दुलारने से चुप होने वाले थे। वे आंसुओं से पिताजी का कंधा भिगोते रहे। खैर, किसी तरह पिता ने गुरुजी की प्रार्थना करके चिरौरी मतलब प्रार्थना करके लेखक को घर की ओर ले चले। रास्ते में उन्हें फिर उनके साथियों का झुंड मिल गया। वे जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। कितना मज़ा भरा हुआ जिंदगी था इनका। बच्चों का जो आनंद होता है वह साफ साफ लेखक की लेखनी में दिखाई दे रहा था। उतना पनिशमेंट पाने के बाद, इतना रोने के बाद जब साथियों का साथ मिला तो लेखक भी उतर पड़े और उनके साथ साथ वही पंक्ति दोहराने लगे, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। माँ जो है वो गरम गरम पुआ तल के बनाएगी और हम खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, लेखक का रोना धोना भूल गया। हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वही राग सुर अलापने लगे। फिर सब बच्चे सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। जब होता है ना गांव में, जब बच्चे चिड़िया और तितली वगैरह देखते हैं तो उसे दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तितलियों को तो वो धागे में बांधकर उड़ाते हैं और चिड़ियों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी बच्चे यही कर रहे थे। चिड़िया लेकिन उनके हाथ नहीं आ रही थी। तब लेखक जो हैं उनको चिड़ियों को पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं चाहते थे। बस वो गा रहे थे, उन्हें अच्छा लग रहा था कि हाँ चिड़िया खेत में खाना खा रही है, तो वो गा रहे थे, राम जी की चिन्हई राम जी का खेत, खा लो चिन्हई भर भर पेट। उन लोग से कुछ दूर ही बाबूजी उन्हीं के गांव के कई आदमी के साथ खड़े होकर देख रहे थे और हंसते हुए यही कह रहे थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर जो हैं वो चिड़िया का पराई पीर नहीं समझते। छोटे बच्चों के पास बहुत ही ममता होती है, प्यार होता है, परंतु उनको यह पता नहीं होता कि उनके पकड़ने से चिड़िया और तितली पर क्या बीतती है। इसीलिए वह उस पीर को समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए, एक टीले पर जाकर हर समय इनके साथ शरारत ही किया करते थे बच्चों के साथ। ये एक टीले पर जाकर जब ये लोग चूहों के बिल से पानी निकालने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, सब बच्चे थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। वही है कि जिस बिल को वो चूहे का बिल समझ रहे थे, सही में वो सांप का बिल था। और सांप जब बाहर निकला तो ये सारे के सारे बच्चे डरकर जैसे तैसे भाग पड़े। कोई औंधा गिरा, कोई अनचित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। सारी देह लहूलुहान हो गई थी। सबों की देह जो है वो लहूलुहान हो गई थी। पैरों के तलवे में कांटों से छलनी हो गए थे। और इस तरह से दौड़ते हुए सभी अपने अपने घर की ओर भागते चले गए। अब देखिए घर जाने पे क्या हुआ। लेखक एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। यूँ तो ये अपने पिता से बहुत लगे थे। किसी भी कष्ट में इन्हें पिता याद आते थे, जो कि बैठक में बैठकर वो सारे में सामने हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उस समय सिगरेट की जगह हुक्का चलता था। उन्होंने लेखक को बहुत पुकारा, पर उनको अनसुनी करके लेखक दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। कारण क्या है ऐसा करने का? बच्चा जब बहुत डर जाता है तब वह माता का शरण ही पकड़ता है। उसका आंचल ही उसे सर्वश्रेष्ठ आश्रय स्थल लगता है, जिसमें वह आश्रय ले सकता है, जहाँ उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ होता है साफ करना।
मैया चावल साफ कर रही थी, बस लेखक जाकर उनकी आंचल में छिप गए। उन्हें डर से कांपते देखकर माता भी ममता बस रो पड़ी और सब काम को छोड़ बैठी। अधीर होकर उनसे कारण पूछने लगी इस डर का। कभी उन्हें गोद में भरकर दबाती थी, कभी उनके अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती थी। बड़ा ही संकट दिखाई देने लगा उसे, बहुत संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर लेखक के घावों पर थोपी गई। गांव में होता है ना कि जब चोट लगती है, हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि जब चोट लगती है और घर में दवा कुछ नहीं रहता तो हल्दी पीसकर घाव पर लगा दिया जाता है, तो उससे आराम मिलता है। तो इसलिए झटपट हल्दी पीसकर लेखक के घावों पर लगा दी गई। घर में कोहराम सा मच गया था। लेखक बस कुछ नहीं बोल रहे थे, आंख बंद कर कांपते हुए साँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। वो सांप शब्द पूरा बोल भी नहीं पा रहे थे। सारा शरीर थर-थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और लेखक आंखें खोलना चाह करके भी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उनके कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से उन्हें गले से लगा लेती थी। अब इतने कोलाहल के बाद तो बाबूजी को दौड़कर आना ही था। इसी समय बाबूजी भी दौड़कर आए। आकर झट से मैया की गोद से अपने गोद में लेने लगे। लेकिन लेखक को उस समय मैया की गोद ही बहुत प्रिय थी, सो उन्होंने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया को न छोड़ी। मतलब माता का आंचल ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वही उनके लिए सर्वोत्तम आश्रय स्थल है। इस तकलीफ की घड़ी में, इस डर की घड़ी में वहाँ ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसीलिए वह अपने पिता के पास भी नहीं गए। तो माता के आंचल की महिमा और जीवन उपयोगी बातों से भरा पड़ा उनका खेल, जिसका विवरण लेखक ने इस कहानी में दिया है, उससे पता चलता है कि 30 के दशक में बच्चों का जीवन कितना आनंदपूर्ण था। निश्चिंत होकर वह अपने गांव की गलियों में, खेतों में दौड़ा करते और तरह तरह का खेल खेला करते थे, जिससे कि वह अपने जीवन के व्यवहार और संस्कृति के प्रति सारी बातों को जानने लग जाते थे बचपन में ही। और उसके बाद इस बाल स्वभाव का भी वर्णन दिया है लेखक ने कि डर के समय उन्हें कुछ भी नहीं, सारे संसार से सबसे ज़्यादा प्रिय और सर्वोत्तम आश्रय माता का आंचल ही लगता था। लेखनी बहुत ही सुंदर बन पड़ी है और जैसे लगता है शब्द चित्र के माध्यम से लेखक ने उस समय के जीवन के साकार चित्र को हम लोगों के सामने रख दिया है। आज बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में।